जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही है और डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की पूरी कर ली है। अब आज हम लोग सेकंड ऑर्डर और सेकंड डिग्री की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ये देखा था कि अगर राइट साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनोसॉइडल या कोसाइन फंक्शन हो तब हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक ही तरीका है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस हमारे 2 केसेस हो गए थे। आज हम केस थर्ड पढ़ लेते हैं। केस थर्ड ये कहता है कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड में एक अलजेब्रिक फंक्शन हो तब हम कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, केस थर्ड, व्हेन r इज इक्वल टू x की पावर n। जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में ये r अलजेब्रिक फंक्शन हो, x की पावर में हो, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स को d मान लेते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ d। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाई एफ डी, फंक्शन ऑफ d। इसको क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब हमें इसको, इस टर्म को कुछ इस प्रकार लिखना है, फंक्शन ऑफ d की पावर -1। बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, इसी टर्म में आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन ये ध्यान रहे, यहां पर ये जो d है ये d की पावर बढ़ती जाएगी। x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब आएगा, ऐसे ही करके आता जाएगा। ठीक, चलिए इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर बाई पी, ब्रैकेट में एल माइनस एक्स। ठीक, चलिए ये गिवन है। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर बाई पी एल माइनस एक्स। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इस वाले टर्म को d की जगह m रख करके 0 कर देना है। तो m की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा a। ऑक्सिलरी फंक्शन निकालने के लिए हमने 3 केस पढ़े थे। यहां पर ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू है 0, c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या है, इधर है x की पावर, लीनियर पावर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ना तो एक्सपोनेंशियल पावर है यहां पर और ना ही साइन या कास का टर्म है। इसका मतलब हम केस थर्ड में पहुंच रहे हैं। ठीक, चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं। ये है फंक्शन ऑफ d, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये है फंक्शन ऑफ d। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इसको अलग अलग टर्म में कर लीजिए, ए स्क्वायर आर बाई पी एल माइनस ए स्क्वायर आर बाई पी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म है, यहां पर लिखा है कि ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इनटू ई की पावर 0x लिखा जा सकता है। तो ए स्क्वायर आर
एल बाई पी ई की पावर 0x ई की पावर 0x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस ए स्क्वायर आर बाई पी एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लिख सकते हैं जब e की पावर ax हो तो d की जगह क्या रख देते हैं a। ये हम आपको पहले केस में बता चुके हैं। तो a की वैल्यू क्या है 0, यहां पर रख दीजिए। तो क्या आएगा a स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई पी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। तो इस टर्म का काम तो खत्म हो गया, ये सॉल्व हो गया। यहां पर अब बढ़ते हैं a स्क्वायर आर बाई पी। यहां पर क्या कीजिए, इस टर्म में आपको लिखना है 1 प्लस एक्स की पावर n के टर्म में। तो 1 कब आएगा, जब यहां से क्या करें a स्क्वायर कॉमन लें। हमेशा कांस्टेंट टर्म ही आपको बाहर लेना है। क्यों, अगर हम d स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एक बार क्या बनेगा हमारा, d की असेंडिंग पावर में जाएगा। हमें d के असेंडिंग डिसेंडिंग पावर में जाएगा, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में नहीं लिखना है हमें, x के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, x की पावर 2 3 समथिंग। तो हमेशा कांस्टेंट टर्म आपको बाहर लेना है। तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए। तो बचा क्या, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही बचेगा। ये हुआ, ठीक। चलिए, तो क्या आया, आर एल बाई पी माइनस ए स्क्वायर आर बाई पी ए स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर -1 एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। यहां पर एल नहीं है क्या, ठीक। तो आर एल बाई पी माइनस आर बाई पी, मल्टीप्लाई कीजिए। पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 1 माइनस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसके आगे का टर्म नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका मैं कारण आपको बता देता हूं। एक्स को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 बाई ए स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। ऐसे यहां पर देखिए x की पावर क्या है 1, तो इसका डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, एक बार। एक से ज्यादा बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके मान क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहां पर कितनी बार डिफरेंशिएशन है, 2 बार। जब यहीं पर ये 0 बन जाएगा तो इसके आगे के सारे टर्म लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो याद रखिएगा, इसके आगे के टर्म हमेशा इस बात पर डिपेंड करेंगे कि x की पावर कितनी है। अगर x की पावर 2 3 है तो हम आगे 2 और थर्ड टर्म तक जाएंगे, अगर नहीं है तो हम यहीं पर खत्म कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए, तो इसका टर्म, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर, मैंने आपको बता रखा है कि डी स्क्वायर का मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, ठीक। तो आर एल बाई पी माइनस आर बाई पी एक्स, तो ये क्या हो गया, आर बाई पी एल माइनस एक्स। ये क्या निकला, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये है, तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये हमारा सोल्यूशन बनेगा, ठीक। सोल्यूशन के बाद कांस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या दिया गया है, कंडीशन। पहले एक बार जरा कंडीशन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। चलिए, तो y की वैल्यू क्या मिली, c1 cos x cos ax प्लस c2 sin ax प्लस r बाई पी एल माइनस एक्स, ठीक। अब हम कंडीशन रखते हैं। पहली कंडीशन क्या दिया है कि एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। वैल्यू यहां पर रखिए,
तो 0 C1 cos 0 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू इंटू 0 प्लस R बाई पी L माइनस 0। तो C1 की वैल्यू क्या मिली? माइनस R बाई पी L, ये मिली आपको C1 की वैल्यू। ठीक, चलिए C1 की वैल्यू मिल गई। दूसरी कंडीशन के लिए dy बाई डी एक्स निकालिए। तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस C1a साइन ax प्लस C2a cos ax प्लस x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? r बाई पी, l तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन माइनस। अब क्या कह रहा है? x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो x इक्वल टू 0 पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, और अगर आप पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? 0, ये तो बन जाएगा 0 प्लस ये बन जाएगा AC2 प्लस R बाई पी, सॉरी माइनस R बाई पी। तो C2 इज इक्वल टू क्या मिला? R अपान पी ए। ठीक, C1 C2 की वैल्यू आपको पता चल गई, वहां पर आप जाकर के पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? y की वैल्यू क्या मिली? CF प्लस पी आई। C1 की वैल्यू है R बाई पी, कॉमन ले लीजिए, तो माइनस L cos ax प्लस 1 बाई ए साइन ax प्लस R बाई पी L माइनस एक्स। ये आपका आंसर है। C1 और C2 की हमने वैल्यू रख दी बस। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा आप, कहीं कोई गलती हो प्लस माइनस में तो उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ब्रैकेट में y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए पहले। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है? एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला? एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर दो फैक्टर मिलेंगे, m प्लस 1 m प्लस 4। तो m के दो वैल्यू मिलेंगी, माइनस 1 माइनस 4। ये वैल्यू क्या है? डिफरेंट हैं और रियल हैं। और अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर bx। ठीक, हमें यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल गया। अब चलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल में दो टर्म लिखे हैं, तो 3 कांस्टेंट है, उसको लिख देते हैं 0x माइनस 2x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4, और यहां पर लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4। ये एक्सपोनेंशियल वाला है, अगर एक्सपोनेंशियल वाला है तो एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला लगाएंगे। डी ई की पावर ax में d की वैल्यू a रख देते हैं, तो a क्या है? 0, यहां पर रख दीजिए। तो पी आई क्या मिला? अगर मैं डी की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहां पर मिल जाएगा केवल 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 2, यहां पर क्या कर दीजिए? कांस्टेंट टर्म 4 कॉमन ले लीजिए, और अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाई 4। ठीक, तो ये क्या मिला? 3/4 माइनस 1/2। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 5d बाई 4 की पावर माइनस 1। ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 3/4 माइनस 1/2। 1 प्लस nx 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d
बाई 4x। आगे के हाइयर टर्म नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x की पावर है 1, इसके आगे के हाइयर टर्म आएंगे, ये 4 में आएगा, ये 2 में आएगा, और इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन एक ही बार हो सकता है, तो इसके आगे का टर्म नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिख करके छोड़ देंगे। ठीक, ये x का इधर, सॉरी, x का मल्टीप्लाई कीजिए 3/4 -1/2 x माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d/4 इंटू एक्स। ठीक, चलिए ओपन कर दीजिए 3/4 -1/2 x माइनस, इसको ओपन कीजिए डी स्क्वायर x/4 माइनस 5/4 dx। इसका क्या मतलब है डी स्क्वायर का? इसका मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर x है तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये तो हो गया 0। इसका मान क्या निकलेगा? एक बार डिफरेंशिएशन का 1, तो ये क्या मिला 3/4 -1/2 x माइनस 5/4। ठीक, इसको और ओपन कर दीजिए 3/4 -x/2 प्लस 5/8। ठीक, तो ये कितना हो गया 11/8, 11/8 -x/2, ये आपका क्या निकला PI। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिलेगा? y = CF प्लस PI। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि आपका आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बायनोमियल थ्योरम बहुत ही सिंपल है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, हमेशा कांस्टेंट टर्म बाहर लेकर के उसके बाद बायनोमियल थ्योरम लगाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका d²y/dx² प्लस 2dy/dx प्लस y = x। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन पहले बनाइए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या कहती है? m² प्लस 2m प्लस 1 = 0। तो यहां से क्या मिला? m प्लस 1 का होल स्क्वायर = 0। तो m = -1 -1। दोनों रूट क्या हैं? इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का इक्वल वाला फार्मूला लगा दीजिए, c1 e⁻⁻x प्लस x c2 e⁻⁻x। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, चलिए अब देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में x डिवाइडेड बाई d² प्लस 2d प्लस 1 कॉमन लेंगे, कोई फायदा नहीं। ठीक, तो चीजें क्या हो जाएंगी? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस d² प्लस 2d की पावर -1x। एक्सपेंड कर दीजिए बायनोमियल थ्योरम से, 1 माइनस d² प्लस 2d। इसके आगे का टर्म नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि इसके आगे का सारे टर्म क्या आ जाएंगे? 0 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए तो x माइनस d²x माइनस 2dx, ये टर्म 0, क्यों? क्योंकि x का एक ही बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, उसके आगे कितनी भी बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा। यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा x माइनस 2। ये आपका क्या निकला? पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y = CF प्लस PI। इसको जाकर के इसमें ऐड कर दीजिएगा, ये आपका आंसर है। ठीक, चीजें तभी तक आसान है जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक, चलिए यहां पर है x³। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, और ऑक्सिलरी इक्वेशन ये बताती है कि m² माइनस 4m प्लस 3 = 0। ठीक, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? m² माइनस 3m माइनस m प्लस 3 = 0। m कॉमन ले लीजिए, m माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, m माइनस 3।
तो m की दो वैल्यू मिली 1 और 3, और अगर ऐसा है m की दो वैल्यू हैं, दोनों रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 3x। बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए अब आप आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। ठीक, 3 यहां से कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन क्यों लिए आपको बता चुके हैं, ताकि हमें बाइनोमियल के फॉर्म में बनाना है, 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3 एक्स क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3 की पावर -1 एक्स क्यूब। अब कहां तक एक्सपेंड करना है, जब तक कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो सकता है। और कितनी बार हो सकता है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन? मैक्सिमम 3 बार, इससे ज्यादा नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि एक्स की पावर n क्या होता है, n एक्स की पावर n-1, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक, तो चलिए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। 1/3 1 प्लस n -1 इधर लाइए, डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3 1 प्लस एन एक्स प्लस n n-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4d डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस n-1 n-2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डी स्क्वायर माइनस 4d बाई 3 का होल क्यूब। इसके आगे के टर्म मत लिखिएगा, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, जीरो। अभी इसमें से भी कुछ टर्म जीरो बनेंगे, वो एक्सपेंशन करने के बाद आएगा। तो एक्सपेंड कर देते हैं इसको, थोड़ा लेंदी पड़ेगा, ये अलजेब्रिक वाले में लेंदी पड़ता ही है, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। -1/3 डी स्क्वायर माइनस 4d। ठीक, ये कितना हो गया, -2 इंटू -1 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इसको एक्सपेंड कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8d क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 3 2 और 1, ये सारे के सारे माइनस में हैं, तो यहां पर आ जाएगा -3 से 3 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, केवल माइनस बचेगा। a माइनस बी का होल क्यूब कर देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 27। ठीक, 3 का क्यूब 27। इसके बाद a माइनस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, तो a क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस बी क्यूब 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 3ab 14 डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस 4d। ठीक, अब देखिए इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो सकता है, 3 बार। अब यहां पर देखिए ये कितना पावर है, 5, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी पावर आएगी, 4। तो ये पूरा का पूरा टर्म तो जीरो बन जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो। क्यों? क्योंकि d की पावर 6 है, 6 बार डिफरेंशिएशन कर रहा है, ये पूरा टर्म जीरो। तो जो जीरो हैं उनको हटा दीजिए, बाकी लिखते हैं। क्या आया, 1/3 1। अब एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स क्यूब -1/3 डी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4d एक्स क्यूब प्लस 1/9 16 डी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 डी क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/27 माइनस 64 डी क्यूब एक्स क्यूब। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हमने क्या किया, एक्स क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया।
एक्स क्यूब कभी भी डी के पहले मत लिखिएगा, क्योंकि डी एक क्या है, एक ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, तो डी हमेशा एक्स के पहले रहेगा, फंक्शन के पहले। ठीक, तो ये क्या आ गया, 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1/3। इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, एक्स क्यूब का 1 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। एक्स क्यूब का 1 बार डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या आया, 3x²। दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, 6x। तो यहां पर लिख लीजिए 6x माइनस 4। एक बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² प्लस 1/9 16। दो बार किए तो क्या आया, 6x माइनस 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 6। माइनस 1/27 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 64/27 और 3 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, चलिए कुछ कैंसिल होंगे, 3 दूना 6, 3 नवा 27। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 1/3 एक्स क्यूब माइनस ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा प्लस 4x²। ठीक, प्लस 1/9। 1/9 को अंदर ले लीजिए, तो ये कितना हो गया, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। बत्तीस बटे 3x माइनस 16/3 प्लस 128/9। ठीक, यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1/3, पावर अरेंज करते हैं, x3 ये हो जाएगा 4x² और ये 3 दूना 6 x में, और अगर 6 है तो कितना हो जाएगा, 32 में से 6 जाएगा, 26। 26/3 x और यहाँ पर 128 है और 16 थे 48, 128 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो प्लस 80/9। ये आपका आंसर, सॉरी ये आपका क्या निकला, पीआई। और पीआई पता है, सीएफ पता है, तो आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन में थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन, अगर आपकी x की पावर ज्यादा है तो आपको ज्यादा टर्म तक आपको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। ठीक, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। d² माइनस 4d प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक किया। ठीक, 1 प्लस nx, ठीक, n(n-1) x², n(n-1) n-2 x³। इसको हमने ओपन कर दिया, ठीक किया। ये 1/9 a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक, a³ माइनस b³, ठीक है। अब x³ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। फिर इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन, पहली बार में आ जाएगा 3x², फिर उसके बाद आ जाएगा 6x। ठीक है, फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन किए तो 3x² आया। ठीक, 3 दूना 6, 4। ठीक है, यहाँ पर
2 बार करेंगे तो 6x आ जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 32/3 माइनस ये 8/6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 16/3 और ये है 6 है तो 3 दूना 6, 3 9 27, 128/9, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर लिया। एक्स स्क्वायर का टर्म पहले, ठीक है, 3 दूना 6, 26/3x, ठीक, सही है ये, ठीक है। तो ये आपका CF+PI करके आंसर आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपको कई बार पूछा गया है, ठीक। इसको करने से पहले CF m की पावर 4 + 4 = 0। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन ये लिख दी, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो सॉल्व करते नहीं बनेगा, क्यों? अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट आयोटा लगा देते, ठीक है। लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ये लिखा जा सकता है, टू नहीं, यहां पर 4, टू ही लिख दें। (4m² - 4m²) ऐसा क्यों किए? ऐसा इस वजह से किए क्योंकि अगर मैं इसको देखूंगा तो ये क्या लिखा है, m+2, m² + 2 का होल स्क्वायर, यही लिखा है, a² + b² + 2ab, और ये लिखा है -4m², ये क्या लिखा है, m² + 2 होल स्क्वायर -2m का होल स्क्वायर। और अगर ऐसा लिखा है तो ये लिखा है a² - b², तो a² - b² को a + b और a - b, ठीक। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो क्या मिलेगा, -b + -b² -4ac / 2a। तो यहां पर m की वैल्यू मिलेगी -1 ± आयोटा, और यहां पर m की वैल्यू मिलेगी 1 ± आयोटा। 2 रूट यहां के कॉम्प्लेक्स, 2 रूट यहां के कॉम्प्लेक्स, टोटल 4 रूट हुए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा e⁴x c1 cos βx + c2 sin βx। ये तो हुआ एक टर्म का, प्लस दूसरे टर्म का e⁴x c1, सॉरी c1 c2 तो हो गए, यहां पर आएगा c3 cos x + c4 sin x। ये हमारा हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां पर देखिए a + b का होल स्क्वायर कब बनेगा, जब हमने 4m² ऐड करना और 4m² क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर बन गया और ये सिंपल स्क्वायर बन गया। अब ये बन गया a² - b², a² - b² का फार्मूला क्या है, a + b a - b। एक बार इसको 0 करके निकालिए, ये निकलेगा, एक बार इसको 0 करके निकालेंगे, ये निकलेगा, ठीक। अब चलते हैं पीआई पर। पीआई क्या हो जाएगा, x की पावर 4 है, पीआई x की पावर 4 डिवाइडेड बाई
डी की पावर 4 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए यहां से, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस डी की पावर 4/4 का इनवर्स एक्स की पावर 4। ठीक, एक्स की पावर 4 का मतलब इसका मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना हो सकता है, 4 बार, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 1/4 बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। उसके आगे का नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब भी हम 1 प्लस एक्स की पावर n करेंगे तो एक्स स्क्वायर जब आएगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी की पावर 4 मतलब डी की पावर 8, और इसका मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, 4 बार। तो हम आगे इसको नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1/4 डी की पावर 4 x/4। तो ये 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1/4, इसका डिफरेंशिएशन 4 बार करेंगे तो ये आ जाएगा। करके एक बार देख लीजिएगा, यही आएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा, वन बाई फोर एक्स की पावर 4 माइनस 6। ये आपका क्या निकला, पी आई। सी एफ में इसको जाकर ऐड कर दीजिएगा तो आपको टोटल या कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा सी एफ प्लस पी आई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये एक बीच में क्वेश्चन डाल दिए हैं ताकि आपको अपनी मस्तिष्क की कोशिकाओं पर थोड़ा सा जोर देना पड़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें साइन और कॉस के फंक्शन मिल रहे हैं। लेकिन साइन और कॉस के फंक्शन इंडिविजुअल नहीं मिल रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई मिल रहे हैं, और हमने इंडिविजुअल पढ़ा, या तो साइन का फंक्शन होगा या कॉस का। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो एक फार्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वही फार्मूला यहां पर लगा दीजिए। तो साइन ए प्लस बी मतलब 5x और a माइनस बी मतलब 3x माइनस 2x। ठीक, चीजें बहुत ही आसान है। अब हमें इसका पी आई निकालना पता है, इसका पी आई निकालना पता है। क्या करते हैं, साइन ए एक्स का अगर पी आई निकालना होता है तो डी स्क्वायर की जगह क्या रख देते हैं, माइनस ए स्क्वायर। ये आपको बता चुके हैं कि केवल डी स्क्वायर की जगह ही माइनस ए स्क्वायर रखना है, ना तो डी में चेंज करना है, ना डी के कुछ भी प्लस माइनस होगा उसमें चेंज करना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताती है, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से सी एफ क्या निकला, सी एफ इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। ये तो हो गया सी एफ। पी आई निकाल लीजिए, साइन 5x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखिए, तो साइन 5x, यहां पर माइनस 25 रखेंगे, माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24, यहां पर रखेंगे 0 आ जाएगा। और जब भी 0 आए तो क्या करना है, आपको पता है क्या करना होता है, एक बार x का मल्टीप्लाई करना होता है, इसको d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, और फिर ये काम करना होता है। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन 5x डिवाइडेड बाई 24 प्लस x/2, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x। तो इसका पी आई क्या निकल गया, -1/2 साइन 5x/12 प्लस x cos x/1। ये आपका पी आई निकल गया, और पी आई निकल गया, सी एफ निकल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें सब के सब ये क्या दिए हैं, कांस्टेंट दिए गए हैं। कांस्टेंट दिए गए हैं तो इसका मतलब कि सीधा सा आप निकाल लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस जी बाई एल इज इक्वल टू 0,
तो m इज इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट जी बाई एल। अगर ऐसा है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा c1 cos अंडर रूट जी बाई एल एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट जी बाई एल एक्स। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मिल गया तो पीआई निकाल लीजिए। पीआई भी बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आगे के टर्म क्या हैं? कांस्टेंट हैं। और अगर कांस्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया है कि उसको क्या लिख दीजिएगा, e की पावर 0x। अगर ऐसा कर देते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब e की पावर ax में पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, d की जगह a रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ पर 0 रख दीजिए तो मिल जाएगा g बाई एल, एल डिवाइडेड बाई g बाई एल। तो g बाई एल, g बाई एल कैंसिल, तो क्या हो गया, l। तो यहाँ पर आगे l CF प्लस PI। ये आपको y मिल गया और y मिलते ही आप यहाँ पर ये कंडीशन पुट कर दीजिएगा। सॉरी, अच्छा, ये डी वाई बाई डी एक्स कर लीजिए इसको। इसको कर लीजिए y इज इक्वल टू ए और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हाँ, x के टर्म में है। अब इसके बाद क्या करना है, एट x इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, ये कंडीशन रख दीजिए, जब x 0 है तो y की वैल्यू a है, तो कुछ कांस्टेंट मिल जाएगा और फिर डिफरेंशिएट करके फिर कंडीशन रखिएगा तो आपको कांस्टेंट c1 और c2 मिल जाएंगे। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a। तो y हमें क्या मिला, c1 cos अंडर रूट जी बाई एल एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट जी बाई एल एक्स प्लस एल। ठीक, तो क्या दिया है, x इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, 0 c1 प्लस 0 प्लस एल। तो c1 की वैल्यू क्या मिली, माइनस एल। c1 की वैल्यू तो मिल गई, फिर क्या कह रहा है, c2 निकालने के लिए कंडीशन देखिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है एट x इक्वल टू 0, तो dy बाई डी एक्स निकालिए। सॉरी, ये 0 दिया गया है था या कुछ और दिया गया था, a दिया गया है, a। तो यहां से c1 की वैल्यू क्या मिली, a माइनस एल। ठीक, तो dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कीजिए, c1 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन अंडर रूट जी बाई एल एक्स, फिर अंडर रूट जी बाई एल प्लस c2 अंडर रूट जी बाई एल कॉस अंडर रूट जी बाई एल एक्स प्लस 0। पुट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 0 व्हेन x इक्वल टू 0। जब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, c2 अंडर रूट जी बाई एल प्लस 0। तो यहाँ से क्या मिला, c2 की वैल्यू 0, c1 ये मिल गया, c2 की वैल्यू ये मिल गया, वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूला की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। और बार बार फार्मूला रटिएगा नहीं, लिख करके याद कीजिएगा। अगर आप लिख रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।